मैम एक वो उसका 11th क्वेश्चन मैम डबल शेयर वाला बताना, एक बार मैम डायग्राम बता दो उसका। तनिष उसका मैं आपको सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूं? यस मैम। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। हाँ, उसमें सबने गलती करी कि सबने सिंगल शेयर, जब उसमें क्लियर कट मेंशन था कि दो 8 mm की प्लेट है और एक 10 mm की है, और उसमें अब कई बच्चों ने डबल चेयर भी लिया फिर भी 8 mm वाली, और मैंने क्लियर कट उसमें बोला था कि जब भी हमारी दो प्लेट कवर प्लेट यूज होंगी, मान लो 8 8 mm की है, तो आपको उसको 8 + 8 16, तो लीस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? 10 mm, तो 10 mm यूज करनी थी थिकनेस। काफी बच्चों ने वही गलती करी, डबल शेयर में लेने के बावजूद वैल्यूज ऑफ जो थिकनेस ऑफ प्लेट जो ले रहे हैं वो 8 mm लेकर चल रहे हैं, तो वहां पे आप लोगों की कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। मैम इसमें 8 mm कवर प्लेट कैसे ली? इसमें स्पेसिफाई तो कर नहीं रखा। स्पेसिफाई किया हुआ था कि 2 8 mm प्लेट्स हैं, कवर यस प्लेट। मैम, और 10 mm की ठीक दे रखी है प्लेट। हाँ तो पहले कवर प्लेट होती है मैम स्टार्टिंग में? बच्चा, जब 2 mm आप लोगों को गिवन है कि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आई सेंड यू विद क्वेश्चन एंड विद ऑल डिटेल्स, ठीक है? ठीक है मैम। अभी फिलहाल जो भी करा रही हूँ उस पर फोकस करो। चलिए, ये जो हमने बाकी डिटेल्स करी थी, अभी जो हमने यहाँ तक किया था, जो हमारा रहता था दैट इज थ्रॉट थिकनेस रहता था। अब जरा हम थ्रॉट थिकनेस की स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करेंगे। शॉर्ट थिकनेस, इफेक्टिव शॉर्ट थिकनेस की अगर हम बात करें, आई होप सबको याद है शॉर्ट थिकनेस क्या थी, होती क्या है। साइज और शॉर्ट थिकनेस में कंफ्यूजन तो नहीं कि मतलब अगर ये मेरी दो प्लेट्स है, तो ये बीच वाली जो ये वाली हमारी होती है, क्या होती है? शॉर्ट थिकनेस होती है, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है? द इफेक्टिव शॉर्ट थिकनेस ऑफ बट वेल्ड शैल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड। जो भी थिनर मेंबर कनेक्टेड होगा, मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्लेट मेरी 10 mm की है और एक प्लेट मेरी 12 mm की है, ठीक है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? आर टू बी कनेक्टेड, देन इफेक्टिव शॉर्ट थिकनेस विल बी 10 mm। क्या कह रहा है? 10 mm होगी मिनिमम वाली जो थिकनेस होगी, उसको कंसीडर करके चलना है। दैट इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट एज पर क्लॉज नंबर कौन सा बोल रहा है? 10.5.3.3। ये आपका क्लॉज में ये चीज मेंशन है, ठीक है, कि आपको थिनर प्लेट का थिकनेस को कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द इफेक्टिव शॉर्ट थिकनेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड शुड नॉट लेस देन 3 mm। 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमने मिनिमम क्राइटेरिया पढ़ लिया था 10.5.3.1 में, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एंड शेल नॉट बी ग्रेटर देन, इससे वैल्यू ग्रेटर नहीं होनी चाहिए 0.7 ऑफ टी एंड 1.0 टी। ये कहां से आया अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो क्या हो गया? इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इससे कम नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है? अंडर स्पेशल कंडीशन वेयर टी इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और टी क्या लेकर चलनी है हमें? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेकर चलनी है। अब इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की अगर मैं बात करूं, टीई, ठीक है, वहां पे हम लोगों को के एस, ठीक है, ये फॉर्मूला लेकर चलना है। ये हमारा क्लॉज के अंदर मेंशन है। अभी मैं आप लोगों को कोड का भी दिखा दूंगी, और एक मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था कि ये के लिए जो कांस्टेंट यूज होना है, टेबल 4.2 होगा हमारा IS 800 2007 में। अब ये किस पे डिपेंड करेगा राजे? कि क्या होगा? आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, मतलब जो हम दो फेसेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी दो फेसेस को जोड़ रहे हैं, अगर सॉरी फिलेट की बात करूं, नॉट बट वेल्ड की, अगर फिलेट वेल्ड की बात करें, जो भी दो फेसेस को हम जोड़ रहे हैं, अगर उनके बीच का एंगल कितना है? 60 से 90 के बीच में है, तो के कितना लेकर चलना है? 0.70। मैक्सिमम केसेस हमारे यही होते हैं, ठीक है। अगर मेरे दो फ्यूजन फेसेस, अगर ये वाले जो फ्यूजन फेसेस हैं, अगर मैं फिलेट वेल्ड कर रही हूँ, उनके बीच का एंगल 91 से लेकर 100 डिग्री तक का है, तो मैं 0.65 लेकर चलूंगी, ठीक है। अगर 101 के बीच में तो 0.60। तो इस तरह से के की वैल्यू हमारी यूज होती है। बट लेकिन जो हम बेसिक हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो 60 से 90, मतलब बेसिकली आप जब भी फिलेट करोगे आप नोटिस करोगे कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री होता है। तो इसलिए हम के की वैल्यू कितनी लेकर चलते हैं? 0.70 ही लेकर चलते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस राइट एंगल फिलेट वेल्ड इज यूज्ड, ठीक है, इसीलिए हम के कितना लेकर चलते हैं? 0.7।
तो बेटा जब भी न्यूमेरिकल करना है, कीप इन माइंड इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो भी हमारी होगी, टीई के एस, एस क्या हो जाएगा साइज ऑफ वेल्ड, के हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड होगा, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस, ठीक है। और आपसे कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि ये जो के वैल्यू है ये है क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट। बेटा ये आपने किन किन को आगे लिंक भेजे हुए हैं, शिवा अधिकारी, अंबिका, ये बच्चे कौन आ रहे हैं क्लास में, सुशांत 2-1, हाँ जी कौन है ये सुशांत 2-1, बोलिए। कैसन है, का हाल बा, और ये कुछ बोले हैं। बच्चे ऐसे आप लोग लिंक्स आगे क्यों भेजते हो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है। जैसे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड की अगर ये करेक्शन कर लेना आप लोग, अगर यही बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो अपना ये क्लॉज याद रखना 10.5.4, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए, इट इज द लेंथ ऑफ फिलेट, मतलब इफेक्ट जो ये जो वेल्डिंग की जो ओवरऑल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, इट इज द लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर द स्पेसिफाइड साइज ऑफ वेल्ड, स्पेसिफाइड साइज एस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर होती है, ओवरऑल लेंथ, जितनी भी लेंथ आपने प्रोवाइड करनी है प्लस ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड, इतना आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना रहता है ताकि आपका जो वेल्डिंग है वो क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। ओवरऑल लेंथ जहां पर भी आप लोग फिलेट प्रोवाइड कर रहे हो वो प्लस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड साइज, ठीक है, आपको उतना प्रोवाइड करना रहता है। इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट बी लेस देन, और कितना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 times द साइज ऑफ वेल्ड, और ये क्लॉज किसके हिसाब से है, 10.5.4.1, मतलब आपका जो इफेक्टिव लेंथ है इट शुड नॉट बी लेस देन 4 times द साइज ऑफ वेल्ड। एक और ये क्राइटेरिया भी है, मिनिमम मतलब इतना तो होना ही चाहिए इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इससे ज्यादा आप रख सकते हो एज पर दी जितने भी स्ट्रेसेस लग रहे होंगे सेफ लिमिट्स को दिमाग में रखते हुए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राजे, एंड रिटर्न क्या होता है, 10.5.1.1 क्लॉज के अंदर जब आप जाएंगे, एंड रिटर्न बेटा क्या होता है कि जैसे ये आपने यहाँ पे फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया, ये जो आखिरी में इधर घुमा के ये लगा हुआ है ना फिलेट थोड़ा सा प्रोवाइड किया, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंड रिटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड रिटर्न, ठीक है। Whenever a fillet weld is provided at side और end, जैसे यहाँ पे आखिरी में साइड में प्रोवाइड किया हुआ है या फिर इधर एंड में ये जो भी प्रोवाइड किया हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंड रिटर्न बोल देते हैं। अब क्या कह रहा है, कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी रिटर्न अराउंड द कॉर्नर whenever and wherever practicable for a distance not less than twice the size of weld, ठीक है, कितने डिस्टेंस के लिए, twice the size of weld। अब आप एक चीज ध्यान रखो, इफेक्टिव लेंथ में कितना बोला था उसने, ओवरऑल लेंथ प्लस ट्वाइस दी वेल्ड साइज, तो इट मीन वो यही वाला एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, मतलब आपने इतना तो प्रोवाइड किया आखिरी में एंड रिटर्न यहाँ तक आपने ट्वाइस दी साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना ही करना है सेफ लिमिट्स के लिए, ताकि आपका जो आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या रहे, सेफ रहे। End return particularly applies to fillet weld in tension, example beam, सीटिंग ब्रैकेट्स एक्सेट्रा, और ये जहां पर भी आपका वेल्ड टेंशन में होगा वहां पर क्या रहता है, सेफ रहता है। आप खुद देखो, अगर आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा और बाहर की तरफ को अगर फोर्सेस लग रहे होंगे तो क्या रहेगा, थोड़ा सेफ रहेगा, उसको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है बेटा। इसमें क्लियर, कोई दिक्कत एंड रिटर्न और इफेक्टिव लेंथ में? नो मैम। अगर कोई है तो प्लीज पूछ लो, क्या क्या क्राइटेरिया, ये कितना होना चाहिए, एंड रिटर्न आखिरी में कंक्लूजन क्या है, एंड रिटर्न कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, लेस देन ट्वाइस दी साइज ऑफ वेल्ड, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए एंड रिटर्न। और इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए, ओवरऑल लेंथ प्लस ट्वाइस दी वेल्ड साइज। आप लोगों की बुक में ये माइनस लिखा हुआ था, माइनस दी ट्वाइस दी वेल्ड साइज, माइनस नहीं है, प्लस का साइन नहीं, मैंने पेंसिल से ही किया हुआ है, तो आप लोग देखना प्लस का साइज प्लस आएगा, प्लस 2s आएगा, ठीक है, एक साइड की, मतलब इतनी तो ओवरऑल लेंथ तो हो ही गई और साथ में इतना आप लोगों को
प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट रजे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ओवरलैप कितना करना चाहिए हम लोगों को। ओवरलैप कितना होना चाहिए, मतलब ये वाला चीज, ये चीज कितनी होनी चाहिए इन अ लैप जॉइंट, द ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन, अच्छा इसमें 5 टाइम लिखा है लेकिन कोड में 10.5.12 के अंदर इट इज 4 टाइम्स, तो ऑब्वियसली हम कोड को फॉलो करते हैं, बुक में थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है, तो इट इज नॉट 5 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम है ये, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन, अगर आप बात करो 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो भी थिनर प्लेट होगी उसकी थिकनेस लेकर चल रही है, ठीक है। तो ओवरलैप उतना हमारा होना चाहिए, मतलब एक प्लेट ये, तो आपस में अगर हम ओवरलैप कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए, क्लियर है, शुड नॉट बी लेस, ठीक है, क्लियर। क्लॉज नंबर 10.5.1.2, दिस इज द क्लॉज। नेक्स्ट अगर हम बात करें रजे साइड फिलेट की अगर हम बात करते हैं, और स्पेशली मतलब फिलेट जॉइंट के लिए अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, इन अ फिलेट वेल्ड या फिर लैप जॉइंट बोलते हैं, मेड बाय लॉन्गिट्यूडनल और साइड फिलेट वेल्ड, इतना लेट आ गया आप लोग क्लास में, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, कितना, मतलब ये चीज अगर बात करें, ये एल कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन, या मतलब इट शुड नॉट बी लेस देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब अगर एक इधर फिलेट प्रोवाइड करना है, एक इधर फिलेट प्रोवाइड करना है, तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ना डी, ठीक है, इससे क्या कह रहा है, इट शुड नॉट बी लेस देन दिस डिस्टेंस, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड ऑफ वेल्ड, जो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, इन एक ये वाली वेल्डिंग, एक ये वाली वेल्डिंग, इन दो के बीच में जो ये वाला डिस्टेंस डी है, शुड नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, किससे ज्यादा, 16 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, मतलब 16 टाइम्स जो भी आपकी थिकनेस होगी थिनर प्लेट की, उससे ज्यादा, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारा डी की वैल्यू, क्लियर है। पहला क्या बोला कि ये जो एल है, एल शुड नॉट बी लेस देन द डी, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला कि जो डी है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 टाइम्स टी, टी क्या है, थिनर प्लेट की थिकनेस है, क्लियर है। अगर क्या कह रहा है, इफ डी, अगर हमारा डी एक्सीड कर जाता है, अगर हमारा डी बढ़ जाता है इससे, देन एडिशनल एंड फिलेट, तो आखिरी में एक्स्ट्रा आप लोगों को एंड फिलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर स्लॉट और प्लग बेल्ट प्रोवाइड करना रहेगा, ताकि उसकी बकलिंग या फिर उसकी सेपरेशन ना हो पाए, ठीक है, क्लियर है। साइड फिलेट क्लियर बेटा, आगे कराऊं मैम, फिर साइड फिलेट की वैल्यू कितनी होगी? साइड फिलेट की जो आपने अभी बाकी फिलेट की कंडीशंस पढ़ी, कोई तो है, फिलेट की तो पढ़ रहे हो पीछे आप लोग, मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज पढ़ी बच्चा, वो उसी की तो पढ़ी आपने, शॉर्ट थिकनेस, साइज पढ़ा, लेंथ की अभी जो पढ़ी आप लोगों ने, मैम इसमें जो साइड, मैम जो इसमें एंड फिलेट प्रोवाइड करेंगे वो तो आपने एंड रिटर्न, जो आपने एंड रिटर्न की पढ़ी तो लिमिट 2s, अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सिंपल फिलेट की, साइड फिलेट की बात हो रही थी, ठीक है, अगर वो कहता है अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपने वो प्रोवाइड करना ही करना है एंड फिलेट। अभी आप जो बाकी डिजाइन करोगे, आप नोटिस करोगे कि उसमें कई केसेस में एंड रिटर्न नहीं होगा, एंड फिलेट नहीं प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये केस होता है तो उस केस में हम लोगों को कई केसेस में अगर आपकी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप नोटिस करोगे कि जैसे गजट प्लेट यूज हो रहा है, लोड ज्यादा लग रहा है मेंबर्स में, तो आप ये वाला एंड फ्री नहीं छोड़ोगे, जैसे 2s तो मिनिमम वैल्यू थी ना, तो अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप कई केसेस में नोटिस करोगे तो पूरा इन लोगों ने यहाँ पे फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया होगा, वो 2s जो है वो मिनिमम वैल्यू है, सेफ वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन द लोड और कितना स्ट्रेंथ, आप उसके हिसाब से, अभी जब आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे ना, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, उसके हिसाब से हम लेंथ भी निकालते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। ये आपका क्लॉज इंटरमिटेंट आप लोगों का यूज नहीं होता है आप लोगों के सिलेबस में, ना आपको इसका डिजाइन है, बट फिर भी क्लॉज कौन सा 10.5.51 इंटरमिटेंट फिलेट क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड विच इज प्रोवाइडेड इन स्मॉल साइजेस, छोटे साइजेस में प्रोवाइड किया था इस तरह से, पूरा नहीं, इधर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना प्रोवाइड कर दिया, इसको क्या बोल देते हैं इंटरमिटेंट फिलेट। मतलब आप पूरा फिलेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा जगह पे जोड़ रहे हो, दैट इज इंटरमिटेंट फिलेट। अब ऑब्वियस सी बात है जहां पे प्लेट पे लोडिंग कम होगी, ठीक है, तो मतलब स्ट्रेसेस ट्रांसमिट हो रहे हैं वो कम होंगे, हम वहां पर कॉन्टिन्यूअस फिलेट प्रोवाइड करने की बजाय क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से इंटरमिटेंट फिलेट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है इंटरमिटेंट फिलेट क्या है? आगे क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड मे बी यूज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइज फिलेट वेल्ड रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट स्ट्रेस इज लेस देन द कॉन्टिन्यूअस लेंथ ऑफ द जॉइंट। यही आपको भी बोला, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ एन इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड शुड हैव एन इफेक्टिव लेंथ। कोई भी अगर इंटरमिटेंट फिलेट की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है, उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज, 4 टाइम्स ऑफ एस, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और या फिर 40 mm, जो भी दोनों में से ग्रेटर वैल्यू होगी उतना तो हमें उसका इंटरमिटेंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है। और क्या कह रहा है, द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द एंड्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड, जो भी आपकी क्लियर स्पेसिंग इसके एंड्स में है इंटरमिटेंट वेल्ड के, स्ट्रेसेस शुड नॉट एक्सीड 12 टाइम्स ऑफ टी फॉर कंप्रेशन मेंबर, 16 टाइम टी फॉर टेंशन मेंबर, और टी आप लोगों को पता ही है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर हम लोगों को लेकर चलनी है। और किसी भी केस में ये जो यहाँ पे 20 mm लिखा है, ये 20 mm नहीं है, ये 200 mm है कोड्स के हिसाब से, 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मेन क्लॉज एक और है कि हम लोग चेन इंटरमिटेंट वेल्डिंग जो होती है प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू स्टैगर्ड इंटरमिटेंट वेल्डिंग। अगर इसकी बात मैं आपसे करूं तो कहने का मतलब क्या है, मान लो अगर एक मैंने प्लेट ऐसे जोड़ी हुई है, एक प्लेट इधर ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और मेरे को ना दोनों साइड पे वेल्डिंग प्रोवाइड करनी है, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अगर मैं आपको टॉप से दिखाऊं तो ये और एक इधर, ठीक है, तो चेन क्या कह रहा है कि इस तरह से चेन इंटरमिटेंट वेल्डिंग आमने सामने हम प्रोवाइड करेंगे, वो ज्यादा बेटर है रादर कि हमने कैसे क्या प्रोवाइड करी, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो स्टैगर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे हम लोग, कौन सी प्रोवाइड करेंगे, चेन इंटरमिटेंट प्रोवाइड करेंगे वेल्डिंग। क्लियर है? यहां तक कि आपके बेसिक क्लॉज से क्लॉज नंबर मैंने लिख दिए हैं, आगे आगे कोड के अंदर आप लोग वहां से देख सकते हो, बोलिए। यस मैम। यस मैम। देखने हैं कि कोड में, वैसे मैंने क्लॉज नंबर लिखे हैं, आप लोगों को क्लॉज देखने मैंने बता दिए हैं कैसे देखते हैं क्लॉज। चैप्टर 10 में जाके क्लॉज में ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा 10.5.51 चैप्टर 10 में जाके, मतलब 5th क्लॉज का 5th नंबर का पहला पॉइंट, ठीक है, मिल जाएगा वहां पे कोड में, सबके आगे मैंने लिखा है, पीडीएफ में शेयर कर दी थी पहले ही, ये वाली सबके आगे लिखा है कि कौन सा क्लॉज कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपका बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में फर्क क्या है, जब हम डिजाइनिंग वैल्यू करते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप ये देखो, ये आपका 10.5.7.1.1 में है ये वाला क्लॉज, क्या कहता है कि जब कोड में क्या कहते हैं कि जब भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड निकालनी है, हमारा फॉर्मूला होता है FWN बाय गामा MW, ठीक है। अब ये FWN क्या है, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट, नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड क्या है बेटा, FU बाय √3। अब आपको FU जहां पर भी दिखे तो इट मीन ये क्या है, कौन सी स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट। करेक्ट, FU कौन सी हो गई, अल्टीमेट। अब आप लोगों को पता है कि जब हम अल्टीमेट की बात करते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, जो भी हम स्टील यूज करते हैं मोस्टली 410 कॉमन होती है वैल्यू, न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको √3 से डिवाइड कर रहा है, तो FU वैल्यू ले रहे हैं। अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं ये बट वेल्ड वाली लिखती हूँ, बट वेल्ड में हम लोग कौन सी प्रेफर करते थे, अभी आपने टेस्ट दिया आपको पता होगा, FU नहीं, बट वेल्ड में हम लोग बेटा यील्ड वाली वैल्यू लेकर चलते थे, FY बाय गामा MW, और यील्ड वाली वैल्यू कितनी होती थी,
250 250 ये टेबल आप लोगों ने और मैंने आप लोगों को जब वो कर्व स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील की बताई थी वहां पे क्लियर किया था यील्ड वैल्यू और अल्टीमेट वैल्यू क्या होती है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो हम जब बट वेल्ड डिजाइन करते हैं यही दोनों की स्ट्रेंथ में ही डिफरेंस है, ठीक है। अब जब हम बट वेल्ड डिजाइन करते थे तो हम FY250 FY यील्ड वैल्यू लेकर चलते थे और गामा MW आप लोगों को पता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब LW लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है, TE हमारी क्या है, थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ये हम किसके बराबर लेके चलते हैं, K टाइम्स ऑफ S। K क्या है, कांस्टेंट, डिपेंड करेगा कि फ्यूजन एंगल जो है वो कितने होते हैं, मोस्टली मैंने आपको बताया 90 डिग्री होता है तो हम लोग कितना लेकर चलते हैं, 0.7 लेकर चलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, याद ही रख लो ये तो। लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड निकाल लेंगे, FU हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेकर चलेंगे, दोनों में से जिसकी भी कम होगी वो पिक करेंगे, ठीक है। या तो आपका क्या होगा, वेल्डिंग वाला मटेरियल होगा या फिर आप लोगों का पेरेंट मटेरियल होगा जो प्लेट्स का, उसको पिक कर लोगे, ठीक है। FU क्लियर है। गामा MW क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की राजा मैं बात करूं, अगर लिखा होगा कि शॉप वेल्डिंग है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेकर चलेंगे, 1.25, और अगर मैं बोलूंगी साइट वेल्डिंग है तो कितना लेकर चलेंगे, 1.50। आपको दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस क्लियर है। बट वेल्ड में बस FY यील्ड वैल्यू लेकर चलनी है, इसमें अल्टीमेट वैल्यू लेकर चलनी है, यहाँ पे 410 होगा, यहाँ पे 250 होगा एज पर कोड्स, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, √3 तो दिमाग में रहता ही है लेकिन यहाँ पे FU में भी क्या लिख देते हैं, 250 ले लेते हैं, क्योंकि हम पहले वाली जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे बट वेल्ड उसमें 250 लेकर चलते, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये अल्टीमेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है FU क्या है, स्मॉलर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड और या फिर पेरेंट मटेरियल, दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी अल्टीमेट स्ट्रेस की वो पिक करनी है। और यहाँ पे कौन सा था, यील्ड स्ट्रेस था, क्लियर है। ये हमारी गाइडलाइंस थी फिलेट वेल्ड की, न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में करेंगे, टाइम कम बचा है, यहां तक आप लोग कल अपनी गाइडलाइंस रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। एंड प्लीज अपने जो ग्रुप में लिंक्स आते हैं उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, बच्चे नहीं हो आप लोग, यहाँ से पास आउट होके अब आगे कहीं बीटेक करोगे, कहीं प्रोफेशनल जॉब करने जाओगे, ऐसी हरकतें करते हो, अच्छे नहीं लगते आप लोग। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नो मैम। ओके, थैंक यू बच्चे। गो थ्रू करना एक बार, जिन्होंने नई रोल नंबर लिखी है प्लीज अपने रोल नंबर लिखिए।